ऑडिबल? यस सर। आई एम ऑडिबल, सिग्नल आ रहा है? यस सर। आप लोग अलर्ट होके बैठ जाइए सब लोग, और बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिए, ठीक है ना? दशहरे की छुट्टियां हो गई थी 2 दिन की, तो हम लोग इस बीच थोड़ा सा गैप हो गया था। अब फिर रिज्यूम कर रहे हैं। हम लोग पास्ट 10 ईयर्स लगा रहे थे रोटेशन मैकेनिक्स की, रीड बॉयल डायनेमिक्स से रोटेशन मैकेनिक्स के पास्ट 10 ईयर्स से क्वेश्चन लगा रहे थे एडवांस के। तो उसी क्रम में हम लोग आगे चलेंगे, और आज हमारी कोशिश रहेगी कि पास्ट 10 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन रीड बॉयल डायनेमिक्स पार्ट 1 से आए हैं उतना आज हम लोग फिनिश करने हैं ना। तो फास्ट पढ़िए, आप फास्ट पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3। हाँ पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। The densities of two solid pair A and B। कब आया है ये? इंडिया आंसर टाइप है सर 2015 है, JEE में एडवांस। 2015 एडवांस में आया है, ठीक है ना? यस सर। 2015 एडवांस का क्वेश्चन है। ये क्या है कि The density of two solid pair A and B। दो सॉलिड स्फीयर है ए और बी, जिनकी जो डेंसिटी है बंद कर दी उसको। दो सॉलिड स्फीयर है ए और बी Of the same radii। इस तरह क्वेश्चन है ये इंडियन आंसर टाइप। यस सर। इंडियन आंसर टाइप। यस सर। तो देखिए इंडिया हमने आपको पहले बता दिया था, देखिए जेईई एडवांस में इंडियन आंसर टाइप क्वेश्चन आता है। कई तरह के आते हैं, है ना, लेकिन इसमें इंडियन आंसर टाइप भी है। अच्छे मार्क्स इसमें रहते हैं, और इसका आंसर इंटीजर में आता है, नियरेस्ट इंटीजर में। यस सर। जो नियरेस्ट इंटीजर है उसका आंसर उसमें वो आंसर आता है, ठीक है ना? अभी तक देखिए मैंने जितने भी जेईई एडवांस के सवाल लगाए हैं, किसी में भी इधर उधर का बेसिक इस्तेमाल किया है? कोई ऐसा बेसिक इस्तेमाल किया जो मैं बताया ना हूँ? नो सर। कोई ऐसा बेसिक इस्तेमाल किया जो आपकी बेस बुक्स में ना हो? नो सर। तो बस वही जानिए कि हम लोग को अलग से नहीं पढ़ना है, हम लोग को अलग तरीके से पढ़ना है। और नीट और बोर्ड में तो कुछ नहीं, जो हमने पढ़ा है उस पर डायरेक्ट एप्लीकेशन से सवाल लग जाते हैं जेईई मेंस तक, एनसीईआरटी के लेवल पे। लेकिन थोड़ा सा एडवांस में आपको कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लगा के अपनी स्पीड को अच्छी करनी पड़ेगी, बस। और कोई खास काम नहीं करना है, ठीक है ना? यही इतनी चीज़ों को आपको पढ़ना है, ठीक है ना? यस सर। तो चलिए अब आप देखिए, दो स्फीयर्स हैं ए और बी। क्या कह रहा है? The density of two solid spheres। हाँ, दो सॉलिड स्फीयर है ए और बी। देखिए दो सॉलिड स्फीयर ए और बी हैं, कौन सी बड़ी बात है यार? फिर आगे Of the same radii। दोनों का रेडियाई सेम है, मान लीजिए दोनों का रेडियाई आर है। Vary with radial distance R as P। नहीं, दोनों का रेडियस सेम है। यस सर। R। यस सर। आर रेडियस है। फिर दो सॉलिड स्फीयर है, दोनों का रेडियस आर है। आगे Vary with radial distance R, small r है। क्या वेरी करता है? डेंसिटी सर। हाँ, डेंसिटी। Yes, मतलब उस स्फीयर की जो डेंसिटी है वो रेडियल डिस्टेंस से वेरी करती है। यानी अगर ये स्फीयर है, ये सुनिए ध्यान से, एक बात को ध्यान से सुनिए, उसका मतलब समझिए, और जो आपको आता है उस पर कॉन्फिडेंस रखिए, जो मैंने बताया है। और सवाल आपके सब लग जाएंगे, ठीक है ना? और अगर आपकी अभी शुरुआत है, आप सवाल अच्छे से समझ भी जा रहे हैं, एडवांस के कुछ भी लग जा रहा है, तो भी अच्छी बात है, क्योंकि भी आपका 2 साल का समय है। यस सर। तो देखिए दो सॉलिड स्फीयर ए और बी है, दोनों का रेडियस आ रहा है, कौन सी बड़ी बात है? और इनकी डेंसिटी, इनके रेडियल डिस्टेंस, यानी सेंटर से जब दूर जाएंगे हम, तो इनकी डेंसिटी, जैसे इस पार्ट की डेंसिटी डिफरेंट होगी, इस पार्ट की डेंसिटी डिफरेंट होगी, इस पार्ट की डेंसिटी डिफरेंट होगी। जैसे ही सेंटर से दूर जाएंगे, रेडियल डिस्टेंस पे जाएंगे, उनकी डेंसिटी वेरी करेगी। यही ना कह रहा है? यस सर। तो किस तरह से वेरी करेगी बताइए? रो ए इन ब्रैकेट आर स्मॉल आर डेंस, हाँ Yes, sir। ये मतलब Is equal to? स्फीयर ए की डेंसिटी बराबर इक्वल टू के हाँ आर अपॉन स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर एंड पी बी एंड रो बी हाँ डेंसिटी, यानी बी स्फीयर की डेंसिटी डिस्टेंस के साथ इस तरह से वेरी करती है। के इन ब्रैकेट स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इन ब्रैकेट स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इन ब्रैकेट। यस सर। हाँ। टू होल्ड टू द पावर 5। हाँ तो बस ठीक है, सुनिए पहले पार्ट में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को बढ़िया समझिए। दो सॉलिड स्फीयर रखा, देखिए पढ़िए, जल्दी पढ़िए, सुस्त है आप लोग। दो स्फीयर है ए और बी, दोनों सॉलिड स्फीयर है, कौन सी बड़ी बात है? दोनों का रेडियस आर है, ठीक है ना? और दोनों की रेडियल डेंसिटी इस तरह से वेरी करती है। स्फीयर ए की रेडियल डेंसिटी सेंटर से उसकी दूरी से इस तरह से वेरी करती है, के स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। यहाँ स्मॉल आर क्या है? सेंटर से उस पॉइंट की दूरी, ठीक है ना? और स्फीयर बी की रेडियल डेंसिटी इस तरह से वेरी करती है। यहाँ कैपिटल आर क्या है? स्फीयर का रेडियस, जो दोनों का सेम है, और के क्या है? कांस्टेंट है। इस तरीके से वेरी करती है, कौन सी बड़ी बात है? यानी कि जो सॉलिड स्फीयर है उसकी डेंसिटी थ्रू आउट सेम नहीं है,
उसकी डेंसिटी सेंटर से दूर जाने पे वेरी करती है, यही तो तू कह रहा है। Yes, sir. फिर आगे बढ़िए। The moments of inertia of the individual sphere हाँ। about axis passing through their centers. अब चुप रहिए। दोनों स्फीयर्स की मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अराउंड जो उसके सेंटर से पास करती है, यही कह रहा है। Yes, sir. आगे। Their center are IA and IB. हाँ चलिए। अब जो एक्सिस उसके सेंटर से पास कर रहा है, देखिए ये सब वो लेवल है जो आप जब एग्जाम देने जाए तो आज से 2-2.5 साल बाद तब तैयार हो तो भी बहुत अच्छा पाया जाएगा। अभी से आप सब कुछ समझ रहे हैं, काफी कुछ लग भी जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए जो एक्सिस इसके सेंटर से जा रही है, Yes. दोनों स्फीयर्स के सेंटर से जो एक्सिस जा रही है उसके अराउंड दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई और आई भी है। Yes, sir. यही कह रहा है। फिर If IB upon IA is equal to N upon 10. if IA upon IB so IB is equal to IA. Huh? If IB is equal to IA. if IB is equal to IA, Yes, sir. फिर If IB upon IA is equal to N upon 10, sir. if IB upon IA is equal to n by 10, Yes. ये कह रहा है। Yes, sir. मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया IB की और मोमेंट ऑफ इनर्शिया IA की उस एक्सिस के अराउंड उसके सेंटर से जा रही है। Yes, sir. वो n by 10 है, तो Then the value of N. n की वैल्यू पूछ रहा है। Yes. इंटीरियर आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन समझ में आ गया कि Yes. नहीं समझ? अरे एक बार जल्दी से दोहरा दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कभी ये मत सोचिए कि एडवांस क्वेश्चन है तो फलाना का है ढमकवा का है। आप अपने बेसिक्स पे कमांड रखिए। अब तक कोई भी सवाल बेसिक के बाहर नहीं गया, आगे भी नहीं जाएगा। Yes, sir. एक ही बार में है ना सब दिखा देंगे कि आज ही हम सारे चैप्टर आपको दिखा दें एक ही बार में। वो भगवान कृष्ण वाला मुंह नहीं ना मेरे पास, वो है, हम सामान्य आदमी काम कर रहे हैं। धीरे धीरे आप देखिए हर चैप्टर ऐसे लगेगा। और रोटेशन मैकेनिक्स वन ऑफ द टफेस्ट है, मेरे ख्याल से टफेस्ट ही है। तो उसमें जब कोई खास नहीं आ रहा तो बाकी में क्या आएगा, ठीक है ना। पास्ट टेनियस लगाने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि आपको ये विश्वास दिला दें कि आप जो पढ़ते हैं उसी से लगता है, कहीं और से आई नहीं, कहीं आप भाग के चले गए कुछ और कर लिए तो उससे लग जाएगा। जो पढ़ते हैं उसी में कॉन्फिडेंस रखिए और कुछ क्वेश्चन लगा दीजिए बस। देखिए क्वेश्चन को सुनिए। दो स्फीयर ए और बी हैं, दोनों सॉलिड स्फीयर हैं, दोनों का रेडियस r है, ठीक है ना। दोनों की रेडियल डेंसिटी के सेंटर से दूर जाएंगे तो इस तरह से वेरी करती है। और एक एक्सिस के अराउंड जो इसके सेंटर से जा रही है, अगर ए का रेडियस, ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया IA है और बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया IB है, तो IB अपॉन IA n by 10 है, n की वैल्यू बताइए। यही तो पूछ रहा है। Yes, sir. चलिए लगाते हैं, IB. हम पढ़ते हैं। Yes, sir. हम इसके सेंटर से, जैसे मान लिया स्फीयर है, मान लिया ये स्फीयर है, मान लिया ये स्फीयर है, उसके सेंटर से x दूरी पर कोई स्मॉल स्ट्रिप dx हम एज्यूम करते हैं। स्फीयर के सेंटर से x दूरी पे कोई स्मॉल स्ट्रिप dx हम एज्यूम करते हैं, Yes. ठीक है ना। एज्यूम कर लिया। Yes, sir. वो जो स्ट्रिप dx होगी उसका वॉल्यूम क्या होगा। अगर मान लिया सेंटर से x दूरी पे है तो पूरा एरिया कितना होगा, 4πx²। Yes, sir. पूरा एरिया 4πx² होगा, ठीक है ना। और वो सरफेस एरिया इनटू मोटाई dx, मतलब उस स्ट्रिप की वॉल्यूम होगी 4πx² dx। कोई दिक्कत है? No, sir. और सेंटर से r दूरी पे अगर डेंसिटी ये है तो सेंटर से x दूरी पे डेंसिटी क्या होगी, kx/r। Yes, sir. तो सेंटर से x दूरी पर जो पतली सी स्ट्रिप हमने एज्यूम की है स्फीयर की, उसका वॉल्यूम ये हो गया और वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करिए, kx/r, ये हो गया उस स्ट्रिप का मास। Yes, yes. कौन सी बड़ी बात, उस स्ट्रिप का मास हो गया। अरे यार स्फीयर के सेंटर से x दूरी पर एक dx दूरी की स्ट्रिप को आप एज्यूम कर लीजिए और उस स्ट्रिप की का जो वॉल्यूम होगा वो 4πx² इनटू dx होगा। एरिया इनटू मोटाई वॉल्यूम हो गया और वॉल्यूम इनटू डेंसिटी उस स्ट्रिप का मास हो गया। और उस स्ट्रिप का भाई dx बहुत स्मॉल है, लेकिन तो 0 है, तो उस स्ट्रिप का हर मास सेंटर से कितना दूर होगा, x दूरी। X दूरी. x दूरी पे होगा, Yes, sir. ठीक है। तो उस पतली सी स्ट्रिप की वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया di होगी वो क्या होगी, dm इनटू x², क्योंकि हर मास जो होगा सेंटर से कितना दूर होगा, x दूरी। तो उस पतली सी स्ट्रिप dx जिसका मास dm में हमने निकाल लिया है, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अराउंड में सेंटर से जा रही है, क्या होगी, di = dm × x²। कौन सी बड़ी बात है। Yes. अब बस
अब पूरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो क्या करेंगे? पूरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो क्या करेंगे? बोलिए। अरे यार इंटीग्रेट कर देंगे डी को, इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट कितनी पुट कर देंगे? x बराबर 0 से x बराबर r रेडियस, पूरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगी। तो दोनों केस में IA और IB के केस में हम फुल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अलावा निकाल लेंगे। उनका रेशियो बराबर n/10 है, तो जब रेशियो n/10 पुट करेंगे और दोनों की वैल्यू पता होगी तो उनकी वैल्यू पता लग जाएगी। बस ये बात प्रश्न देखते ही आपके दिमाग में आ जानी चाहिए और आ जाएगी। आप लोग की ग्रोथ देखकर हमको ऐसा लग रहा है आ जाएगी। आज से 2 साल बाद ऐसे देखते ही आपके दिमाग में आ जाएगी। ये बात है, सारे स्टेप्स आपके दिमाग में तुरंत हो जाने हैं कि ऐसा ऐसा होगा, ठीक है ना। उसके बाद कैलकुलेशन में जो टाइम लगे, बात समझ आ रही है? कैलकुलेशन में जो टाइम लगे तो वो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस और करते जाएंगे तो बात आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो डी को x बराबर 0 से x बराबर r तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो डी की वैल्यू क्या थी? dm into x स्क्वायर, और dm कितना था? 4 pi x स्क्वायर dx into kx by r into x स्क्वायर। यही ना था? dm into x स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, x बराबर 0 से x बराबर r तक। बस में इसमें आप देखिए क्या क्या कांस्टेंट आ जाएगा? 4 pi k by r कांस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि 4 pi k तो कांस्टेंट है और r रेडियस दोनों का सेम है। r रेडियस है, कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अंडर इंटीग्रेट कितना हुआ? अंडर इंटीग्रेट कितना हो गया? x पे पावर 4 dx, x पे पावर, ये भी x है, ये भी x है, हां x लिए, ठीक है, ये भी x है। तो अंडर इंटीग्रेट कितना हुआ? x स्क्वायर x क्यूब x पावर 5 x पावर 6 x, ये तो dx है, x स्क्वायर x क्यूब x पावर 5 x पावर 5 dx। ये ना आया? ये ना आया अंदर? तो बस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 4 pi k by r, इधर तक विजिबल है ना? तो 4 pi k by r और इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ? x की पावर 6 by 6, ठीक है। और जब लिमिट पुट करेंगे इसमें, लिमिट आपको इंटीग्रेशन बढ़िया से भी पढ़ाए नहीं गया आपको लगता है, तो क्या हो रहा है मैथ्स? क्या हो रहा है? अंदर इंटीग्रेशन पढ़ाए नहीं गया बढ़िया से? अरे नहीं सर, समझाते ही नहीं है लोग सही से। काम भर का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन सब हो ही नहीं सकता है। आपके लिए काम हो रहा है, इंटीग्रेशन पढ़ाया तो गया होगा सब उतना डिटेल नहीं पढ़ाएंगे। बहुत डिटेल इंटीग्रेशन की जरूरत कहाँ है? यहाँ तो सिंपल इंटीग्रेशन है। इतना सिंपल इंटीग्रेशन समझ में आ रहा है ना बढ़िया से? तो अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? लिमिट पुट करेंगे x बराबर 0 से x बराबर r, यही ना लिमिट है? तो ये हो जाएगा 4 pi k by r, ठीक है ना। और x बराबर r पुट करेंगे तो r पे पावर 6 by 6 और माइनस जब x बराबर 0 पुट कर देंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका? किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया? हाँ, जब हमने k x by r पुट किया यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक है। ऐसे ही b का निकाल लेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही b का निकालेंगे तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका। कौन सी बड़ी बात है यार? समझ में आ गया? समझ गया बढ़िया से? अब हम निकाल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ b। वही मेथड हम अप्लाई करेंगे, वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, बस वहां डेंसिटी को ऐसे पुट कर देंगे, बाकी बातें वही रहेंगी। तो चलिए हम यहां से निकाल रहे हैं, यहां से निकाल रहे हैं। अगर हम b का निकालेंगे तो 4 pi x स्क्वायर dx into k और यहाँ पे r पे पावर 5 अपॉन r पे पावर 5 है। यस सर। कौन सी बड़ी बात है? बस समझे भाई? यहाँ हो जाएगा x पे पावर 5 अपॉन r पे पावर 5, क्योंकि x दूरी है। यस सर, हमने x दूरी पे माना है, x पे पावर 5 अपॉन r पे पावर 5, ये हो गया। यस सर, ठीक। अब दिस इनटू x स्क्वायर, ये हो गया dm di, मतलब हम जब स्फीयर b का निकाल रहे हैं, स्फीयर b का निकाल रहे हैं तो di कितना हो गया, ठीक है ना। अब स्फीयर b का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ di, ये dib आ गया, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिकॉज ऑफ दैट स्मॉल स्ट्रिप ऑफ स्फीयर b, dib इतना आ गया। तो ib कितना आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dib, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए।
और लिमिट पुट कर दीजिए x बराबर 0 से x बराबर R। r तक, बस ये भी आ गया। तो इसमें आएगा तो क्या क्या कॉमन हो जाएगा, 4 पाई के अपॉन r के पावर 5 कॉमन आ गया। तो 4 पाई के अपॉन r के पावर 5 कॉमन आ गया। तो बचा क्या बचा, x square x स्क्वायर x पावर 7 x पावर 9। yes sir और x dx हाँ x पे पावर 9 dx इंटीग्रेशन x बराबर 0 से x बराबर ये इंटीग्रेट कर दी। yes sir ठीक है ना। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 पाई के अपॉन r पे पावर 5 और x पे पावर 9 dx को जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा x पे पावर 10 बाई 10। ठीक है। अब इसमें लिमिट पुट कर देंगे x बराबर 0 से x बराबर r तक, लिमिट पुट कर दीजिए। तो ये हो गया 4 पाई के अपॉन r पे पावर 5 x बराबर जब r पुट करेंगे तो r पे पावर 10 अपॉन 10 बात समझे, yes sir r पे पावर 10 अपॉन 10 बात समझे। yes sir तो ये हो गया और 0 वाला पुट करेंगे तो 0 हो Zero हो जाएगा। जाएगा। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया IB की हो गई, वो IA की हो गई, वो IB की हो गई। देखिए समझाने में भले 5 7 8 10 मिनट लग रहा है, लेकिन जब आपको करना होगा तो इतना आप डिटेल में थोड़ा बोलेंगे। आप खट खट 2-3 स्टेप मुंह में खा के खटाक से निकाल के आंसर निकाल के मार लेंगे खट से, yes sir 2-3 मिनट में हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन एक बार समझने में आपको बहुत बढ़िया से एलोबरेट करके समझना पड़ेगा शुरुआत में। ठीक है ना। अब ये हो गया। अब दोनों का रेशियो ले लिया। रेशियो क्या है, IB अपॉन I। IB अपॉन IA ले लिया। ठीक है। तो IB क्या था, IB में देखिए 4 पाई के यहाँ था, 4 पाई के यहाँ था, कट गया ना। यस अब देखिए ये r पे पावर 5 बाई r पे पावर 10 है, तो ये हो गया r पे पावर 5 बाई 10, yes sir r पावर 5 और r पावर 5 बाई 10। तो यहाँ पुट कर दीजिए, क्या पुट करेंगे, r पे पावर 5 बाई 10 और IA की वैल्यू देखिए, IA की वैल्यू देखिए, r ये नीचे r है तो r पे पावर 5 बाई 6, yes sir r पे पावर 5 बाई 6, 6 ऊपर चला जाएगा, Yes. r पे पावर r 5 r पे पावर 5 कट गया 6 upon 10 तो आ गया 6 बाई 10 6 आंसर और यस n का आंसर आ गया 6। 6 यस इस तरह से n की वैल्यू कितनी आ गई, 6 मार देंगे आप डॉक्टर से अरे कितना करना होता 30% पे तो जन्म संगीत सेलेक्ट कर दिया। ठीक है ना। बड़े आराम से पूछिए, हम बता रहे हैं जेई इजीएस्ट है। मेडिकल में थोड़ा सा बड़ा रिस्क होता है, कितनों पढ़ोगे ना इतना ज्यादा पढ़ना है, सब कुछ आना चाहिए, एवरीथिंग यू शुड नो। और थोड़ा भी फिजिक्स में तो मिस्टेक होने की संभावना हर स्टेज पे। आपको मान लीजिए बेसिक सब समझ भी गए, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी जिसकी पूरी संभावना रहती है, बायोलॉजी और में ऐसा नहीं रहता है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जेई इजीएस्ट, बस आप बढ़िया से अपने बेसिक्स पे कमांड रखिए, कुछ सवाल लगा दीजिए और अगर 50% भी आप कॉन्फिडेंस से अटेम्प्ट कर गए तो भी समझिए कि कॉन्फिडेंस अटेम्प्ट करने में आता हुआ तो 40% के आसपास हो जाएगा, खत्म हो। चलिए मिटाइए फट से, मिटाइए क्लास से मिटाइए और दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। इंटीजर आंसर टाइप खत्म हो गया सर। हाँ चलिए, इंटीजर आंसर टाइप खत्म हो गया तो अब मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप पढ़िए। यस सर। हाँ अब ये देखिए, ये थोड़ा सा टफ पार्ट होता है, जे एडवांस का थोड़ा सा टफ पार्ट होता है, मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप। इसमें कई आंसर सही होते हैं, ये नहीं कि एक दो आ गया तो काम चल गया, उसमें उसके बाद भी दिक्कत आ सकती है। ठीक है ना। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान से देना पड़ेगा। इंटीजर आंसर टाइप में एक ही आंसर होता है, ठीक है ना, और आपका सिंगल करेक्ट आंसर टाइप में एक ही आंसर होता है, लेकिन इसमें कई आंसर सही हो सकते हैं। तो उस तरह के पहले भी किया गया है, आइए अब से किया गया। क्या क्या क्वेश्चन है उसमें, सही फिगर ड्रॉ कर देखो। आइए फिगर ड्रॉ कीजिए, फट जल्दी बताइए यार, ये सब बुक दीजिए ड्रॉ कर ये जल्दी ड्रॉ करो, छोड़ ड्रॉ कर सर। फटाक से फिगर ड्रॉ करिए, खत्म करना है 5, अभी हमारे पास 15 मिनट है। फिगर ड्रॉ कर। फिगर ड्रॉ कीजिए, फिगर ड्रॉ करिए, साफ सफाई से कर दीजिए, जल्दी ड्रॉ कीजिए। मल्टीपल चॉइस में सफाई। समझ रहे हैं तो क्वेश्चन समझे कि नहीं, तो अब बताइए इतना है। अभी एक बार सब पास्ट 10 ईयर्स करके समझ रहे ना, एहसास ले लीजिए कि आप जो पढ़ें उसी से लगेगा, बस थोड़ा सा आपको ऐसे ऐसे करना है, फिर उसी बात को बढ़िया से पूरा रिवाइज कर दें और क्वेश्चन की स्पीड थोड़ी आ जाए बस। जल्दी मिटाइए।
पढ़ते जाइए आप। चलिए पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए। As a system consisting of first a ring of outer radius 3r. एक मिनट, चलिए पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। The figure shown a system consisting of a ring of outer radius 3r. अब एकदम चुप हो जाइए। देखिए ये फिगर जो है ये दिखाता है, खूब बढ़िया समझिए, ये फिगर ये दिखाता है कि एक सिस्टम है जिसमें आउटर रिंग का रेडियस कितना है 3r, यानी ये कितना है 3r। बस कौन सी बड़ी बात है, फिर आगे Rolling clockwise without. रुक जाइए, फिगर आपका दिया हुआ है, कह रहा है कि ये फिगर दिखाता है कि इसका आउटर रिंग का रेडियस 3r है, यानी ये डिस्टेंस 3r है और ये रोल कर रही है। तो रोलिंग की कंडीशन बता चुके हैं, v = r ओमेगा। ये प्योर रोलिंग कंडीशन है ना, रोलिंग कर रही है यानी कि स्लिपिंग नहीं हो रही है, v = r ओमेगा, पहले समझा चुके हैं। अब आगे बढ़िए। An inner disk of radius 2r. ये कितने से रोल कर रही है, किस एंगुलर स्पीड से? ओमेगा। ओमेगा। अब देखिए एक फिगर दिया है आपके सामने, फिगर में बोला है आउटर रिंग का रेडियस 3r है, यानी ये डिस्टेंस 3r है। ये आउटर रिंग है और ये क्या है, इनर रिंग। बात समझ आई? और ये बॉल बेयरिंग है। बॉल बेयरिंग फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए लगाई जाती है, हमने आपको फ्रिक्शन चैप्टर में बताया था। फ्रिक्शन में बताया था कि बॉल बेयरिंग से फ्रिक्शन रिड्यूस करते हैं। तो यहाँ बॉल बेयरिंग लगी है, ये इनर रिंग है, ये आउटर रिंग है। आउटर रिंग का रेडियस 3r है और क्लॉकवाइज मूव कर रही है आउटर रिंग ओमेगा से। यही तो कह रहा है, कौन सी बड़ी बात है, आगे बढ़िए। An inner disk of radius 2r. ये जो इनर डिस्क है, ये जो इनर डिस्क है उसका रेडियस कितना है 2r, यानी ये वाली डिस्क, ये वाली जो डिस्क है इनर डिस्क, ये इनर डिस्क है, ये आउटर डिस्क है और बीच में बॉल बेयरिंग है। देखिए ये आउटर डिस्क है, ये क्या है आउटर डिस्क, ये क्या है इनर डिस्क, ठीक है ना। इसका रेडियस 2r है, यानी ये डिस्टेंस 2r है, यहां से यहां तक क्या है 2r है और बीच में बॉल बेयरिंग लगी है। और बाहर वाला ओमेगा से ऐसे जा रहा है। क्वेश्चन को समझ जाएगी, देखो बढ़िया से, लैंग्वेज को समझना है, ठीक है ना। फिर आगे बढ़िए। रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज विद एंगुलर स्पीड ओमेगा बाय 2। अच्छा, ये इनर डिस्क एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, यानी इनर डिस्क ऐसे रोटेट कर रही है ओमेगा बाय 2 से। यही तो कह रहा है, ये जो इनर डिस्क आउटर डिस्क ओमेगा से इधर रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज और इनर डिस्क एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है ओमेगा बाय 2 से। अब प्योर रोलिंग कर रही है, सारी बात आपको पता है। नेक्स्ट पढ़िए। The ring and disk are separated by frictionless ball bearing. हाँ, तो वो मैंने पहले फिगर देख के ही कह दिया कि रिंग और डिस्क जो है रिंग बाहर वाली है और डिस्क अंदर वाली है, ठीक है ना। और दोनों बॉल बेयरिंग से फ्रिक्शनलेस बॉल बेयरिंग सेपरेट हो, पहले फिगर देखते ही समझ में आ रहा है। फिर आगे बढ़िए। The system is in the x minus z plane. हाँ, सिस्टम किस प्लेन में है, x और z प्लेन में। x और z प्लेन, जैसे मान लीजिए इधर देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर इस प्लेन को x मानिए, इस प्लेन को x मानिए, इस प्लेन को y मानिए, इस प्लेन को z मानिए, तो बॉल बेयरिंग ऐसे खड़ी है z प्लेन में, ठीक है। पहिया खड़ा रहता है, पहिया का पूरा पार्ट हॉरिजॉन्टल होता है ना, x Z की जगह y है, x y प्लेन। जो सर x z प्लेन दिया है, बट अगर फिगर के अकॉर्डिंग देखा है तो वहां ऊपर y है। फिगर में यहाँ y बनाया है, Yes, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, x y x z मतलब किसी भी दो प्लेन में, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़िए। The point P on the क्वेश्चन में inner क्या disk. दिया है कि इट इज This is xz. x z प्लेन। Yes, sir. क्वेश्चन में कह रहा है, Yes sir. तो चलिए अब नेक्स्ट। The point P on the inner disk is at distance r from the origin. अब बात सुनिए, इनर डिस्क पे एक पॉइंट P है, Yes. इनर डिस्क यानी ये वाली डिस्क, यानी ये वाली डिस्क, इस पे एक पॉइंट P है Yes. जो कि 30 डिग्री एंगल बना रहा है इससे हॉरिजॉन्टल से। बस फिर Where OP makes 30 degree angle. कितनी दूरी पे है पॉइंट P? Capital R. अच्छा, ये पॉइंट P कैपिटल R दूरी पे है, पॉइंट P कैपिटल R दूरी पे है, इनर डिस्क का पूरा रेडियस 2r है और आउटर डिस्क का पूरा रेडियस 3r है। बस बात खत्म। Yes. अब बोलिए। Then with respect of horizontal surface. हाँ, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस के रिस्पेक्ट में, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस में ये हो गया, Yes sir. इसके रिस्पेक्ट में आगे बढ़िए। इसके पास सर ऑप्शंस दिए हैं. उसके बाद ऑप्शन दिया है। Yes sir. ऑप्शन पढ़िए, पहला ऑप्शन। The point O has linear velocity 3r omega I. पॉइंट ओ कौन सा है?
ये सेंटर वाला Point O is the origin, sir. Yes, sir. ये वाला Yes, sir. तो इसकी लीनियर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में क्या दिया हुआ है? Yes, sir. एक बार सुनिए, इस पॉइंट O की लीनियर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में दिया है? Yes, sir. हाँ, कितनी दिया है? The 3r omega cap I cap. 3r ओमेगा I कैप। Yes, sir. ये बात एकदम सही है। कारण क्या है? पहले ही कह रहा है प्योर रोलिंग हो रही है। Yes, sir. प्योर रोलिंग हो रही है तो v इक्वल टू r ओमेगा, जहां v क्या है? सेंटर ऑफ मास की स्पीड। प्योर रोलिंग की कंडीशन है Yes, सेंटर sir. ऑफ मास की स्पीड, और प्योर रोलिंग इस सरफेस पे हो रही है जो कांटेक्ट में है, ठीक है ना? जो नीचे कांटेक्ट में है उस सरफेस पे प्योर रोलिंग हो रही है, तो v इक्वल टू क्या है? r ओमेगा, ठीक है ना? तो अब इस केस में क्या है? v क्या है? सेंटर ऑफ मास की स्पीड। v क्या है? सेंटर ऑफ मास की स्पीड। v क्या है? सेंटर ऑफ मास की स्पीड। बात समझ में? इसकी बात खत्म कर देते हैं, टाइम हो गया। इसी क्वेश्चन में करते हैं, बाकी कल करेंगे, है ना? The point. रुक जाइए, धीरे-धीरे बोलिए। v क्या है? सेंटर ऑफ मास की स्पीड। Yes, sir. तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड मतलब पॉइंट O की स्पीड, तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड क्या होगी? r क्या है? 3r, मतलब बड़े वाले आउटर रिम का Yes, r। ये ना प्योर रोलिंग कर रहा है, Yes, sir. अंदर की बात से सेंटर ऑफ मास की स्पीड पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। प्योर रोलिंग कर रहा है, सेंटर ऑफ मास में ही रहेगा। Yes. तो 3r यानी r और किससे रिवॉल्व कर रहा है? ओमेगा से। Omega. r ओमेगा, पहला ऑप्शन एकदम सही है। बात समझ में आ गई? Yes, sir. प्योर रोलिंग की कंडीशन नेक्स्ट पढ़िए। The point P has linear velocity 11/4. एक मिनट, इस पॉइंट P की लीनियर वेलोसिटी दिया है, Yes. कितनी दिया है? 11/4 r omega I 11 cap upon 4 r ओमेगा I cap I कैप plus under root 3/4 अंडर रूट 3 upon 4 r omega r ओमेगा k cap. k कैप, यानी पॉइंट P की लीनियर वेलोसिटी ये है। सेकंड ऑप्शन ये है। Yes, sir. तीसरा ऑप्शन क्या है? The point P has linear velocity 13/4 r omega I cap plus under root 3. मतलब पॉइंट P की लीनियर वेलोसिटी थर्ड ऑप्शन में भी दिया है। Yes, sir. और फोर्थ ऑप्शन क्या है? The point P has linear velocity, so उसमें वही है. इसका मतलब है हम पॉइंट P की लीनियर वेलोसिटी निकाल निकाल लें लें। और जो मैच करेगा वही ऑप्शन सही है। Yes. तीन ऑप्शन में यही दिया है ना कि पहला ऑप्शन तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, बेसिक से ही क्लियर हो रहा है। दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन में पॉइंट P यानी इस पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी दिया है, तो हम निकाल लेते हैं और जो ऑप्शन से मैच करेगी वो मार देंगे। तो पॉइंट P की लीनियर वेलोसिटी हम नहीं निकाल सकते, निकाल लेंगे। अब देखो कैसे निकालेंगे, गौर से देखो। ये इनर डिस्क को हम यहां ड्रॉ कर रहे हैं, इनर डिस्क को यहां ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ कर दिया इनर डिस्क को। और पॉइंट P कहां पे है? पॉइंट P कहां है? अगर इनर डिस्क का रेडियस r है, अगर इनर डिस्क का रेडियस 2r है जो क्वेश्चन में दिया है, इनर डिस्क का रेडियस 2r है, क्वेश्चन पर 2 मिनट जाइए। अरे यार 2 मिनट रुकिए ना, टाइम नहीं हो। इनर डिस्क का रेडियस अगर 2r है, बात समझ आ गई? तो पॉइंट P कहां है? 30 डिग्री एंगल बना रहा है। Yes, sir. पॉइंट P कहां है? 30 डिग्री एंगल बना रहा है। इसकी लीनियर वेलोसिटी निकालना है, और ये इनर डिस्क ओमेगा बाय 2 से ऐसे घूम भी रही है, ये भी बात है, Yes. ये भी बात है, ठीक है ना? और पॉइंट P कहां है? इस पूरे सिस्टम पे है। Yes. तो अगर ये सिस्टम प्योर रोलिंग कर रहा है, तो जो सेंटर ऑफ मास की स्पीड होगी वही हर पॉइंट की लीनियर स्पीड होगी। पहली बात, Yes. अगर ये सिस्टम प्योर रोलिंग कर रहा है तो जो सेंटर ऑफ मास की होगी वही हर पॉइंट की लीनियर स्पीड आगे की ओर होगी। बात समझ आ गई? लेकिन इसके अलावा एक फैक्टर और भी हो रहा है कि ये डिस्क ऐसे भी मूव कर रही है, तो इसकी भी लीनियर स्पीड और इस लीनियर स्पीड और सब स्पीड्स को हम निकाल के जब एंड में सम लेंगे, जो रिजल्ट आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम निकालने का तरीका आपको बता दे रहे हैं, पीरियड खत्म हो गया तो थोड़ा जल्दी आके जल्दी किया जाएगा। खूब ध्यान से देखिए, अगर पॉइंट O यानी कि सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का 3r ओमेगा I से मूव कर रहा है, तो ये पॉइंट P भी 3r ओमेगा I से मूव करेगा। मैंने रोलिंग मोशन पढ़ाया था, तो आपको बताया था कि उस एक लीनियर स्पीड हर पॉइंट के सामने की ओर होगी। जैसे मान लीजिए मैंने बताया था, अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है, तो अगर ये 20 स्पीड से मूव कर रहा है, प्योर रोलिंग कर रहा है, तो ये पॉइंट भी 20 स्पीड से ऐसे भी मूव करेगा और r ओमेगा से ऐसे भी मूव करेगा। ये बताया था ना, अगर इस डायरेक्शन में डिस्क रोटेट कर रहा है, सब समझा चुका हूं रोलिंग मोशन में, तो वही कांसेप्ट का इस्तेमाल यहां कर रहा हूं। कुछ भी ऐसा नहीं बता रहा हूं जो मैंने पहले से नहीं बताया है।
बस थोड़ा सा नए तरह का क्वेश्चन है, 2-4 लगाएंगे तो आपका दिमाग एकदम खुल जाएगा, ठीक है ना। जब कॉन्सेप्ट आने से ना अच्छे एडवांस सवाल लाएंगे, एडवांस के सवाल जब कुछ क्वेश्चन लगाएंगे तब दिमाग फटाफट हमारी तरह चलेगा, ठीक है ना। अब देखिए 3r ओमेगा स्क्वायर i से पॉइंट p आगे जा रहा है क्योंकि सेंटर ऑफ मास जा रहा है, साथ में डिस्क ओमेगा 2 से ऐसे भी मूव कर रही है। तो अगर इस सर्किल को आप ऐसे बनाएं और इस डिस्टेंस को r बनाएं तो इसके टेंजेंशियली पॉइंट p कैसे मूव कर रहा है, क्योंकि ये डिस्क एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, तो r ओमेगा बाय 2 से ये पॉइंट इसके टेंजेंशियली ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है ना। अब इस r ओमेगा बाय 2 के दो कंपोनेंट होंगे, ये 30 डिग्री है, यहां पे आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए, ये 30 है तो ये भी 30 है, ये 30 है तो ये 30 है तो ये भी 30 है, बात समझ आ गई। और इसके परपेंडिकुलर ये है, अरे ये नॉर्मल है, ये टेंजेंट है, तो ये 30 है तो ये 30 है, दोनों टेंजेंट, और इसके परपेंडिकुलर ये है, ये नॉर्मल है, ये टेंजेंट है, तो ये 30 है तो ये 60, बस। अब आप क्या करिए, r ओमेगा बाय 2 cos 60 डिग्री इसके एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की वजह से पॉइंट p की इधर वेलोसिटी होगी, और पूरी सिस्टम रोल कर रहा है, इसकी वजह से 3r ओमेगा i मतलब वही स्पीड जो पॉइंट o की है पॉइंट p की आगे की ओर होगी, ठीक है ना। तो x एक्सिस के अराउंड पॉइंट p की स्पीड कितनी होगी, 3r ओमेगा माइनस r ओमेगा बाय 2 cos 60 डिग्री यानी sin 30 डिग्री, sin 30 यानी 1/2, ये हो जाएगा 3r ओमेगा माइनस r ओमेगा बाय 4, कितना आएगा, 4 12 ओमेगा माइनस 11 ओमेगा 4 11r ओमेगा बाय 4 i, ये आगे की ओर की स्पीड हो जाएगी। ये स्पीड कहां होगी, x एक्सिस के अराउंड, ये क्लियर हो गया। x एक्सिस के अराउंड ये स्पीड बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, बस आपको समझना है बात को, ठीक है ना। तो ये 11r ओमेगा बाय 4 आगे की ओर स्पीड हो गई। अब इस डायरेक्शन में इसकी स्पीड क्या होगी, चाहे ये y हो चाहे t हो, जो भी आंसर मैच करेगा वो मार देंगे, लेकिन कहीं को डायग्राम में इसको y कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो जो भी आंसर दिया वो मार देंगे। इस डायरेक्शन में क्या होगी, r ओमेगा बाय 2 और sin 60 डिग्री, r ओमेगा बाय 2 sin 60 डिग्री, तो sin 60 कितना होता है, √3/2, तो ये हो जाएगा √3/4 r ओमेगा i या j, जो भी आंसर मिल जाओ, कि j या k जो भी आंसर मिल जाओ, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ आ गई, यस सर। 11r ओमेगा बाय 4 i और प्लस √3/4 r ओमेगा j, ये आपका आंसर होगा। आंसर मैच करिए, b वाला ही सही है, b वाले का, यस सर। आंसर आ रहा है, यस सर, सब आएगा, 100% आएगा, चाहे एडवांस का हो चाहे कहीं का भी हो, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। कट करिए, धीरे धीरे आप सब समझ जाएंगे।